हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल 4 जो है बजट। आज हम लोग बजट के अंदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, बजट क्या होता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, कहाँ पे इसका प्रोविज़न है। तो आज हम लोग बजट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बजट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is an annual financial statement of estimated receipts and expenditure of government for forthcoming financial year. It reveals government policy and strategy to achieve national and socio-economic objective. ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो एक रिसीट होती है और जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो इसमें दर्शाता है, वो इसमें दिखाया जाता है। ये बताता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, जो नेशनल इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में दिया गया है। एज़ पर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है टू इंश्योर प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो वो इंश्योर करेगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगा इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस। अब यहाँ हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा। कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ ऑल्सो कंपलसरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कंपलसरी है, जो आर्टिकल 202 में बताया गया है, उसके प्रोविज़न में ये दिखाया गया है। अकाउंट ओनली एक्सपेंडिचर साइड इज इंक्लूडेड, इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर जो भी होता है वही इंक्लूड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी। पहला देखते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इस इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना और इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना। रिसोर्स एलोकेशन एज पर नेशनल ऑब्जेक्टिव, अदर पॉवर्टी एलिविएशन एट्सेट्रा। Rationale behind budget, transparency in public finance, accountability of a government, to ensure advanced planning, to ensure financial control of legislature over executives। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पब्लिक फाइनेंस को ट्रांसपेरेंट करता है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को चेक करता है और एडवांस प्लानिंग को इंश्योर करता है, और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है जो लेजिस्लेचर और ओवर एग्जीक्यूटिव्स पे होता है, उसको इंश्योर करता है। रेशनल बिहाइंड बजट मीन्स कि इसका एम क्या है, ठीक है। बजट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रिसीट्स। एक्सपेंडिचर यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स भी इसी तरह 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैपिटल रिसीट्स एंड एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। व्हेन एवर चेंज इन एसेट्स लाइबिलिटी नोन एज कैपिटल, जब कोई एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज हो, जब कभी भी चेंज हो, उसे कैपिटल कहते हैं। अगर जहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंज ना हो, उसे रेवेन्यू ही कहते हैं, ठीक है। देखते कैपिटल रिसीट क्या होता है। जब हमारे पास कोई एसेट होता है, हम उसको बेचकर जो अमाउंट लेते हैं, जो पैसा रिसीव करते हैं, उसे ही हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे कि सेल ऑफ एसेट्स, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ लोन। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब हमारे पास एसेट इंक्रीज़ होता है, इसमें क्या होता है, एसेट को हम बेच कर, मतलब एसेट डिक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे अक्सर एसेट जो होता है एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ होता है। जैसे कि परचेज ऑफ एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट, प्रोविजनिंग ऑफ लोन। अब देखते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। कैपिटल रिसीट में लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग्स होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है, जैसे रिपेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल अमाउंट। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, चालान, ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, प्रॉफिट फ्रॉम PSU, प्रॉफिट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्विसेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज, अलाउंस, पेंशंस एट्सेट्रा, सब्सिडीज विच डजेंट क्रिएट एसेट्स, ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स। जो था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA। आइए देखते हैं कि ये कब इनैक्ट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2003 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 2004। इसको बनाया गया था 2003 में और इसको लागू किया गया था 2004 में। इट सीक्स टू इम्पोज फिजिकल डिसिप्लिन ऑन गवर्नमेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन बजटरी प्रोसेस। इसका ये
ये क्या करता था कि फिजिकल डिसिप्लिन को इम्पोज करता था गवर्नमेंट पे कि वो ट्रांसपेरेंसी, जो बजट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर कर सके। सेंटर का कितना है 3% ऑफ जीडीपी, बोरोइंस और स्टेट का भी 3% ऑफ जीडीपी है। इसका टारगेट देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस्ड टू 3% ऑफ जीडीपी टिल 2008 एंड रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड, फिजिकल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर बाय 0.3% पर एनम। थर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट क्वार्टरली ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल deficit, revenue deficit, public debt, tax revenue in parliament in a specific format। मतलब कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होगा क्वार्टरली फिजिकल डेफिसिट को। क्वार्टरली कौन से किस चीज़ को क्वार्टरली प्रेजेंट करना होगा? फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, पब्लिक डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू इन पार्लियामेंट, स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करना होगा गवर्नमेंट को इन क्वार्टरली, एवरी क्वार्टरली। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है बोरोइंग्स। देखते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। मतलब फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पर्सन है, वो बाइक ख़रीदना चाहता है जो कि 80 रुपीज़ हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ ही हैं। 50 रुपीज़ इसको यहाँ पे ये बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, और जो बाइक है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पास कितने रुपए की कमी है? 30 रुपए की, तो वो 30 रुपये बोरो करेगा, उसे ही हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो सिंपल सा है, फिजिकल डेफिसिट क्या है यहाँ पे? बोरो। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट इज़ नथिंग ओनली बोरोइंग्स। आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। जो बोरो वाली मनी होती है उसे ही हम बोरोइंग्स कहते हैं, उसे ही हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। Second, it shows the extent of reduction in government consumption for the irrational activities. It is the most undesirable concept of budgetary deficit from perspective of economic development। ये हुआ है कि हमारे जो खर्चे हों वो हमारी आमदनी से ज़्यादा हों और उससे कोई एसेट भी जनरेट ना हो रहा हो, हम उसको कोई सेविंग्स भी नहीं कर रहे हों, उससे कुछ भी ऐसी चीज़ ना खरीद रहे हों जो हमारे फ्यूचर में काम आए। अब देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये हैं और हमने पार्टी कर ली। पार्टी जो हो गई वो 15,000 की हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 10,000 रुपये थे वो मेरी इनकम थी, लेकिन हमने खर्चा क्या कर दिया? इनकम से ज़्यादा कर दिया, 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। पार्टी करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें, लेकिन हमारा जो एसेट हो उससे कोई भी एसेट भी जनरेट हुआ। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाए, इनकम जो हो उससे ज़्यादा हम खर्च कर दें और उससे कोई भी चीज़ हमारी फ्यूचर, कोई भी चीज़ एसेट मतलब होता है कि जो हम जिससे हमारी आने वाले फ्यूचर में जिससे इनकम जनरेट हो वो भी ना हो, उसे ही हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है। इट शोज फिजिकल सिचुएशन ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर इन नोइंग इम्पैक्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फार्मूला इसका देखते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए 2019 में हमने लोन लिया, ठीक है, 100 रुपये का, और 2003 में हमने उसको 2020 में हमने 10 रुपये उधार लिया उसका लोन चुकाने के लिए। मतलब कि समझाते हैं, पहले जो कर्ज था हमारा उसको चुकाने के लिए, पहले वाले कर्ज को चुकाने के लिए हमने लोन लिया या फिर बोरो किया, उसे ही हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस 10। आज हम लोगों ने बजट का भी टॉपिक ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म हैं वो समझ में आ गए होंगे। हम और भी ऐसी इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स की वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी और भी जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।